आपा आपा, आपके घर में बहुत बुरा है आपा, जल्दी चलो। कौन किया रे ऐसा? दोज़ख में जाए जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, अल्लाह देखेगा उसको। बच्चा नूर, नूर, मेरी दुनिया तबाह हो गई नूर, सबको मार डाला। जन्म के साथ मिले रिश्तों के भी दायरे होते हैं, और जब ये अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी दूसरे का हक मारते हैं या हावी होकर अपने आप को किसी दूसरे पर थोपते हैं, तो एक बेचैनी जन्म लेती है जो सन्नाटे की तरह बढ़ते हुए तूफान के आने का कारण बनती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि सबकी पहचान और नजरिए को जगह मिले, वरना सिर्फ अपने लिए जगह तलाशते ये रिश्ते गलत राह पर निकल पड़ते हैं और जिसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। और ऐसे ही रिश्तों में कश्मकश की दास्तां है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां जुर्म कब, कैसे, किसकी शक्ल में दबे पांव आया, कोई अनुमान तक नहीं लगा पाया। भिवंडी के धामनकर नाका की मंसूर चौल में सुबह बेहद मनहूस शक्ल लेकर आई थी, क्योंकि उसी चाल में रहने वाले मुख्तार बशीर के 2 बेटों और 1 बेटी को किसी ने आधी रात में घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। और हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। दूसरी तरफ इसी मुख्तार बशीर की बेटी नूर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। क्या आत्महत्या की इस कोशिश और इस हादसे का आपस में कोई संबंध था, या फिर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक थी? अब इन्हीं सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने थे। हटिए, जाइए, चलिए पीछे। क्या ये सर? चलो यहाँ से, ज्यादा चलिए नीचे। खाली कराओ नहीं, हटाओ यहाँ से। चलिए जाइए यहाँ से प्लीज। किसी का क्या बिगाड़ा था उन दोनों? घाव काफी गहरा है लेकिन लंबा नहीं है। और सर, जिस तरह से ये मर्डर किए गए हैं, ऐसे लगता है किसी कसाई का काम है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, लेकिन दरवाजे की कुंडी काटी गई है। कब हुआ होगा इनका मर्डर? सर, जख्म और सूखे हुए खून के दाग देखकर तो लगता है तकरीबन 6-7 घंटे पहले ये मर्डर हुए होंगे। मतलब 4-5 बजे के आसपास? राइट सर। इतनी सुबह तो आसपास के घरों के बुजुर्ग जाग जाते हैं। किसी ना किसी ने जरूर इनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी होगी। सर, वो तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर, गला काटने के दौरान इनमें से कोई भी एक चिल्लाता तो बाकी 2 जाग जाते, मोहल्ले वाले जाग जाते और शायद ये हादसा होता ही ना। पर ये सब देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने भी चीखने की या भागने की कोशिश की होगी। ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं मिले और सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अजीब बात है, 3 लोगों को गला काटकर बेरहमी से मारा गया, लेकिन किसी ने भी खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया और ना ही कोई मदद के लिए चिल्लाया। जब ये मर्डर हुआ तो फैमिली के बाकी लोग कहाँ थे? सब कल रात को तो मैं काम पे था। शाम को 7 बजे मैं, नूर और नाजिया, हम तीनों घर से साथ में निकले। उनको रिश्तेदार के घर पे छोड़ा। उनके यहाँ शादी थी तो मेहंदी की रस्म थी, और फिर मैं वहाँ से काम पे चला गया। मेरी नाइट शिफ्ट थी सर। कल किसी खास वजह से नाइट थी या तुम नाइट शिफ्ट में ही काम करते हो? अरे साहब, अपनी मर्जी से कहाँ चलता है, वो तो फैक्ट्री वाले तय करते हैं। 15 दिन डे और 15 दिन नाइट। अच्छा, ये नूर और नाजिया वहाँ से घर कब लौटे? 7 बजे लौटी उधर से, देखो दरवाजा खुला है और मेरे बच्चे खून में। आप दोनों साथ में मेहंदी के लिए गई थी ना? अलग अलग क्यों आई? साथ में निकलने वाले थे मैडम, तो नूर बोली कि अम्मी तू जा, मैं अंडा अखबार और दूध लेकर आती हूँ। तो वो पहले निकली थी वहाँ से। कितने पहले? 6 बजे के आसपास। पक्का 6 बजे के आसपास निकली थी? हाँ मैडम, मेरे को इसके लिए याद है कि हमने फजर की नमाज वहाँ साथ में पढ़ी थी।
नूर, तुम देर से घर आई थी ना? तुम्हें पता था घर में कोई हादसा हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता था। क्या लगता है तुम्हारे भाई बहनों के साथ ये किसने किया होगा? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। जोशी, सर। मुख्तार की फैक्ट्री में इंक्वायरी करो, कल वो कितने बजे काम पर आया था और कब निकला। सर। और जिस रिश्तेदार के यहाँ नूर और नाजिया गए थे वहाँ भी पूछताछ करो, और इन पड़ोसियों से भी पूछते हैं, शायद किसी ने कोई आवाज़ सुनी हो या किसी को आते जाते देखा हो। सर, जिन 3 बच्चों का खून हुआ था उनके और नूर के अलावा मुख्तार का और एक बेटा है, वसीम नाम है उसका। सर, ये वसीम कल रात से घर नहीं लौटा। कल का क्या है मैडम? अपन को तो जब भी कोई डिलीवरी देने का रहता है ना, अपन नाइट मारता है। अपन को आज ही एक बाइक का डिलीवरी देने का था तो अपन नाइट मारा कल। डिलीवरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि तेरे भाई बहनों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तू घर नहीं पहुंचा। मैडम वो अपन के भाई लोग नहीं थे, वो अब्बू ने रिश्ता लाके थोपा अपन के ऊपर। मतलब? मैडम अब आप ही बताओ, 6 महीने पहले एक औरत को लाकर कहते हैं कि ये तेरी नई अम्मी है जिसके 3 बच्चे हैं, और मैडम ऐसे 2 मिनट में रिश्ते बन जाते हैं क्या? मैडम अपन मेहनत करके 4 पैसे कमा के खुश रहने वाला इंसान है, ऐसे चोर उचक के भाई लोग अपन कैसे कबूल करता? चोर उचक के मतलब? वो नई अम्मी का लड़का था ना यूसुफ, कई बार तो मैं ही मार खाता देखा उसको पैसे के लिए। क्या है बे? अरे भाई, ए भाई क्या हुआ क्या है? ए शाणे, कौन है बे? चुप। यूसुफ, ज्यादा शाण बत्ती नहीं। अपने को देना आता ना पैसा तो लेना भी आता, समझा? बेटा अपनी अगर सड़क गई ना तो खुंडी खुंडी काट के मार्केट में पीसेस भिजवाऊंगा, समझा? लास्ट वार्निंग है, चल रहे, ध्यान रखना। ए यूसुफ, क्या है रे ये सब? तेरे को मालूम है ना, मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा के खुश रहने वाले इंसानों में से है। जो भी इसका बनता है इसको दे दा के रफा दफा कर, खुद भी चैन से रहे और हमको भी चैन से रहने दे तू। भाई तो भाई था मैडम, बहन भी कम नहीं थी। वो जायदा सिर्फ कहने के लिए 16 साल की थी मैडम, लेकिन 36 माशूक लेके घूमती थी। कई बार तो मैं ही पकड़ा उसको रंगे हाथ मोहल्ले में। क्या तुम उन लड़कों को जानते हो जिन्होंने यूसुफ के साथ मारपीट की थी? नहीं मैडम, अपन जानता नहीं है उन लोगों को। अपन बताया ना मैडम आपको, अपन की दुनिया गराज तक ही है। गराज के बाहर क्या चल रहा है अपन को मालूम ही नहीं पड़ता। और उस लड़के को जिसे तुमने अपने बहन के साथ देखा? मैडम वो जायदा अपन की बहन नहीं थी, और अपन देख नहीं पाया था वो बंदे को, अपन ने पीछे से देखा था उसको। साहब, मैं इसी खोली में रहता हूँ, लेकिन रात को किसी की चिकने की या कुंडी काटने की आवाज नहीं सुनी। 6 महीने पहले मुख्तार भाई के घर में बहुत सुकून था साहब। जब से नाजिया से निकाह किए और उसे घर में लेकर आए, तभी से मचमच शुरू हो गया साहब। इन लोगों की आपस में बनती ही नहीं थी। मुख्तार भाई भी कंटाल गए थे साहब। हर दूसरे दिन वो नाजिया से झगड़ा करते थे। झगड़ा किस वजह से होता था? कुछ ज्यादा नहीं साहब, छोटी मोटी अनबन होती थी, वो तो हर घर में होती है, उसको क्या तवज्जो देना। हाँ पर साहब, 15 दिन पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। किस बात पर? नाजिया ने नूर के लिए कुछ एक रिश्ता लाया था। आपकी बेटी हमें पसंद है। अब ये बताइए कि निकाह कब पढ़वाना है? जितना जल्दी हो सके उतना। आप निकाह की तारीख निकलवाइए, मैं इसके अब्बू से बात करती। माशाअल्लाह। 2 पैसे की औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का निकाह इस बुड्ढे से करवाने की? अपने जैसा सड़क छाप समझिए तू इसे? वसीम, अंदर लेके जा इसको। चल नूर। रो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अल्लाह की नुमाइंदगी की उम्र में निकाह का ख्वाब सजा रहा है तू? निकल बाहर, निकल बाहर। और दोबारा अगर इधर नजर भी आया ना तो उसी वक्त दुनिया से रुखसत कर दूंगा तुझे। चल निकल। अरे अरे अरे, अजीब इंसान है आप। अपनी बीवी की वजह हम पर नाराजगी दिखा रहे हैं। अरे आपको जो भी शिकायत है आप अपनी बीवी से। शिकवा शिकायत हिल के करेगा बाहर। चल निकल बाहर, निकल निकल बाहर, और दोबारा नजर नहीं आना यहाँ पे। चल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक मुख्तार ने नाजिया को गाली गलौज और मारपीट किया साहब। आजू बाजू वाले लोग भी बहुत देर तक देख रहे थे। अभी मुफ्त का मजा देखने को मिले साहब तो कौन नहीं देखेगा। खबरदार, अपनी औकात में रहे। मैंने तुझसे निकाह इसके लिए नहीं किया कि तुम मेरे बच्चों की जिंदगी में खड्डा खोदेगी।
कोई जरूरत नहीं है उनका नसीब बनाने की। तो उसके भले का सोची बात। अपने बच्चों के भले के बारे में सोच। और एक बात याद रख, मेरे बच्चों की जिंदगी में अड़ंगा लाने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा मेरे बच्चों की जिंदगी में अड़ंगा आएगी और तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा? कहीं को इतना बात बढ़ा रहे तुम? हाँ, मैं तो सोची कि पैसा वाले घर में जाएगी तो खुश रहेगी वो। अरे थूकते हैं मैं और मेरे बच्चे ऐसे पैसे पर। ये सबक अपने बच्चों को पढ़ा। तेरी तहजीब दिखती है उनके मुंह पर। ये यूसुफ लुक्खा बन के घूमता है। ये तेरी बेटी जायदा पूरे मोहल्ले में क्या गुल खिला रही है ना, सबको पता है। और ये पैदा तो हो गया लेकिन अकल ऊपर भूल के आ गया। अब ज्यादा बोल रहे हो तुम, मुंह मत खुलवाओ मेरा। बोलना भी नहीं। खबरदार मेरे बच्चों के बीच में आना नहीं, वरना अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। सब बोला था मैंने कि मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को जान से मार डालूं। सब आप ही बताइए, अगर आपकी बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। तुमने ये नाइंसाफी वाली बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? साहब वो बात तो खत्म हो गई थी, जहन में भी नहीं थी, इसलिए आपको पता ही नहीं। वो मेरे पे बहुत चिल्लाया सा। उस दिन से मैं कान पकड़ी कि मैं अब्दुल से नूर की बात कभी नहीं छेड़ेगी। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है नाजिया। अब्दुल मुंह खोल चुका है कि उसके बाद भी तुम उससे मिलती रही और उससे प्रॉमिस करती रही कि नूर की शादी उसी से होगी। नहीं साहब, वो झूठ बोलता है। मैं उससे ऐसा कोई वादा नहीं की थी। हाँ साहब, मैं वादा की थी उससे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दहेज नहीं ले रहा था, उल्टा मेहर की रकम में पैसा भी ज्यादा दे रहा था। मतलब तुम्हारा इरादा नूर को बेचने का था? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं सोची थी। उसमें मेरे बच्चों को इस घर में जगह दिलाना चाहती थी और वसीम और नूर से फारिग होना चाहती थी। वसीम को ऐसे तो घर से नहीं निकाल सकती थी, पर नूर का निकाह कर देती तो घर छोड़ कर चली जाती। बस मैं यही सोची थी साहब, और कुछ नहीं। नूर, तुम्हारी सौतेली अम्मी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी एक बुजुर्ग से तय की थी, तुमने मना भी नहीं किया, क्यों? जब अब्बू ने नहीं अम्मी लाते वक्त नहीं पूछा था तो घर से भगाते वक्त कौन सा पूछते। लेकिन तुम्हारे अब्बू तो इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने ये शादी होने भी नहीं दी। उस दिन शायद उनका ज़मीर जागा होगा, क्योंकि अम्मी और भाई बहन वाली मुसीबत वही घर लाए थे, तो निजात भी उन्हीं को दिलानी थी। नूर, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछताछ कर रहा था। आइसक्रीम खाओ। क्या पूछ रहे थे ये? बोलना, क्या बोल रहे थे? तू रो क्यों रही है? बोलना। सब वसीम और मुक्ता ने नाजिया के बच्चों के बारे में जो बताया उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि किसी कर्जा देने वाले ने या फिर जायदा के किसी आशिक ने कत्ल किए होंगे। हो सकता है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों परिवारों की बनती नहीं थी और वसीम थोपे गए भाई बहन से नफरत करता था और मुख्तार भी अब इनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। नाजिया और मुख्तार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ये सब कुछ मुख्तार का ही किया जाए। तुमने उसकी फैक्ट्री में पूछताछ की? यस सर, उसके साथ काम करने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वो पूरी रात वहीं था और सब वसीम, नाजिया और नूर भी अपनी बताई हुई लोकेशन पे मौजूद थे। सब लोग अपनी बताई हुई जगह पे मौजूद थे, तो फिर ये कौन हो सकता है जिसने ये तीनों कत्ल की? सर ये यूसुफ, सोहेल और जायदा, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमारा शक सही निकला। बकरा हलाल करने वाले तरीके से ही गले काटे गए। तीनों के पेट में बेहोशी की दवा मिली। यही वो कारण था कि ना तीनों में से कोई चिल्लाया, ना ही किसी ने बचाव के लिए हाथ पैर मारे। बेहोशी की हालत में उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका गला काटा जा रहा है। राइट सर। जोशी सर, इस एरिया में जितने भी कसाई हैं उन सब के नामों की लिस्ट चाहिए मुझे, और पता करो कि तीनों ने रात को खाया क्या था। यस सर। पागल है क्या? मरना है तेरे को? पागल है क्या तू? देख, जो होना था ना वो हो गया। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की बात नहीं चलती है ना। और ये सब क्या कर रही है तू? उधर उन तीनों को दफनाया नहीं है, उनको मिट्टी नहीं दी है, और तू चिकन बना रही है। अब्बू ने कहा था। उन्हें कहा था?
यूसुफ, सोहेल और जाहिदा ने रात को क्या खाया था? खाया क्या मैडम? खाना खाया था। वही पूछ रही हूँ, क्या खाया था? वो बिरयानी खाई थी। किससे मंगाई थी बिरयानी? तूने फिर उस गरीब नवाज वाले से बिरयानी मंगाई? मैंने कहा ना वो आदमी मुझे पसंद नहीं है। वो पैसे के लिए रुकता है, इसीलिए उधार मंगाती उससे। मना किया था ना मैं तुझे। तूने उसकी बिरयानी खिलाई ना उस गलीज आदमी की, उसी ने तेरे बच्चों की जान ली है। कुछ भी मत बोलो, अल्लाह से डरो। अरे ऊपर वाले ने जबान दी, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी। अल्लाह का डर मुझे मत दिखा। उसने तेरे बच्चों की जान तो ले ली है, अब ये बता कि वो मुझे कब मारने वाला है। मुझे लगता है कि हमें इस केस को दोबारा से एक बार चेक करने की जरूरत है। बच्चों को बेहोशी की दवा वाली बिरयानी खिलाई गई, फिर कोई दरवाजे की कुंडी काटकर अंदर आया और तीनों के गले काट दिए। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, फैमिली के बाकी लोग अपनी बताई हुई लोकेशन पर ही थे। जोशी, ये नाजिया जब भी कहीं बाहर जाती है तो गरीब नवाज होटल से बिरयानी मंगाती है। बोल, क्यों बेहोशी की दवाई मिलाई थी खाने में? क्यों मारा था नाजिया के बच्चों को? बोल। अपू ने कोई दवाई नहीं मिलाई मैडम, और अपू ने किसी को नहीं मारा मैडम। इतने बड़े डेगचे में मैडम बिरयानी बनती है, इसके अंदर अपन दवाई कैसे डालेगा? अपू ने तो मैडम पार्सल किया था, डिलीवरी तो अपन के लड़के करते हैं ना मैडम। उस लड़के का नाम क्या था जिसने डिलीवरी की थी? मैं ही उस दिन वो बिरयानी का पार्सल लेके गया था। उस घर के बाहर मैंने बिरयानी रखी और मैं वहां से निकल पड़ा। क्यों? बाहर रख के चले क्यों गए? किसी घर वाले के हाथ में क्यों नहीं दी? ऐसा ही चलता है मैडम, बहुत लोगों का डिलीवरी होता है ना, और कुछ लोग पैसा बाद में देता है, इसलिए वो मैं डिलीवरी का पार्सल घर के बाहर रख के वहां से चला जाता है। फिर जिसका वो पार्सल होता है वो ले लेता है। इसका मतलब है कि लड़के के बिरयानी रख के जाने के बाद किसी ने उसमें दवा मिलाई। मतलब कोई जानता था कि बिरयानी आने वाली है, और डिलीवरी का तरीका भी। इसका मतलब ये कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए हैं। सर, ये काम इन्हीं चारों में से किसी एक का हो सकता है, मुख्तार, वसीम, नाजिया या नूर। और क्योंकि कत्ल के वक्त ये चारों लोग अपनी बताई हुई जगह पर मौजूद थे, इसलिए ये काम इन्होंने किया नहीं, शायद किसी से करवाया होगा। जोशी, ये जो किसी है ना, इसका पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। पता करो कि ये नाजिया इससे पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, और उसने मुख्तार से शादी क्यों की। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? सर, पूछताछ से ये पता चला कि मुख्तार भी बकरा काटता है। हकीका का बकरा काटने को लोग उसको ही बुलाते। हकीका मतलब? हकीका एक रस्म होती है जोशी। बच्चा पैदा होने के चौथे दिन हकीका किया जाता है। मैडम, मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया, और मुझे कुछ पता नहीं। अरे नूर बेटा, कैसी हो? ये पहले से ऐसी गुमसुम थी या हादसे के बाद ऐसी हुई है? नहीं मैडम, ये हादसे के कुछ दिन पहले से ऐसी हुई। ये तो पहले तो बहुत खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, मस्ती करती थी, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से इसे क्या हो गया, गुमसुम से रहने लगी है। तुम और मुख्तार फैक्ट्री में एक ही शिफ्ट में काम करते हो ना? जी साहब। परसों रात जब उसके घर में हादसा हुआ, वो यहीं था तुम्हारे साथ? हाँ साहब, वो यही था। पूरा टाइम तुम्हारे सामने था? हाँ साहब, पर सुबह जब उसके घर से कॉल आया तो वो रोने लगा और फिर घर चला गया। तुम्हें अच्छी तरह याद है इस बीच वो कहीं नहीं गया था, यहीं था? हाँ साहब, वैसे हम लोग बाथरूम जाते रहते हैं, लेकिन उस रात उसका पेट खराब था। पूरे टाइम में कम से कम 7-8 बार तो गया होगा वो बाथरूम में। उस रात तो वो फैक्ट्री से ज्यादा बाथरूम में ही था साहब। यहाँ बाथरूम कहाँ है? आइए साहब, मैं दिखा देता हूँ। ये इधर बाथरूम है साहब। ये रास्ता कहाँ जाता है? साहब, ये रास्ता आगे से आप सीधा जाएंगे और राइट लेंगे तो भिवंडी के धामनकर नाके पे रास्ता निकलता है ये। और मुख्तार तो यहीं से पैदल चलता आता जाता है, और ये रास्ता उसके चौल के लिए शॉर्टकट भी है, तो 5-7 मिनट में चल के भी फैक्ट्री पे टच हो जाता है वो साहब। सर, ये नाजिया इससे पहले भिवंडी के निजामपुरा एरिया में रहती थी और अकेली औरत तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाती थी। यूसुफ तो पहले से ही निकम्मा था, बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उसका खर्चा नाजिया ही उठाती थी। और सब वो मुख्तार को पहले से ही जानती थी, जिम्मेदार है, बाल बच्चों वाला है, सोच के शादी कर ली, बस यही उसका पास्ट है। और सर, उसके प्रेजेंट के बारे में एक बात पता चली है। उस गरीब नवाज बिरयानी वाले के आसपास हमने पूछताछ की तो पता चला कि मैडम, ये गरीब नवाज बिरयानी वाला है, इसका है ना नाजिया के साथ मजबूत चक्कर चल रहा है। जैसे ही इसका पति मुख्तार फैक्ट्री के लिए जाता है, वैसे ही आ जाती इधर इसे नील मटक्का करने। मैडम, ये आदमी बहुत चैप्टर है,
1 महीने से ज़्यादा किसी को उधारी रखता नहीं है मैडम, लेकिन पता नहीं नाजिया से पैसा लेता भी है या नहीं। खुदा की कसम साहब, अपन का उससे कोई वास्ता नहीं है। कैसे मान लें कि तेरा उससे कोई वास्ता नहीं है? तेरी उधारी की नोटबुक देखिए, पिछले 8 महीने में एक पैसा नहीं लिया तूने नाजिया से। क्यों? कोई खैरात वैरात बांट रहा है क्या? साहब वो अपन का नाजिया से कुछ नहीं है साहब। हाँ साहब, अपन उसको लाइन वाइन मारता था साहब, वो पलट के अपन को कुछ नहीं बोलती थी, और साहब कभी कभी इधर उधर हाथ भी लगाता था तो वो मुस्कुराती थी साहब। मेरे को लगा साहब एक बारी नाजिया झांसे में आ जाएगी और उसके बाद मैं उससे पूरा पैसा वसूल कर लूंगा साहब। और जब हिसाब चुकता नहीं कर पाया तो तूने बदला लेने के लिए नाजिया के बच्चों को मार डाला। और तेरे अकेले की प्लानिंग थी या नाजिया भी शामिल है इसमें? सब अपन धंधे की कसम खा के कहता है, अपन ने कुछ नहीं किया साहब। अपन बीवी बच्चे वाला आदमी है साहब। उस दिन साहब मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो पार्लर में पिक्चर देख रहा था साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो पार्लर वाले आदमी से पूछ सकते हैं साहब। तुम मियाँ बीवी में झगड़े किस बात को लेके रहते हैं? झगड़ा? हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था साहब। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम बिना पता किए आ गए? सच सच बोलो, अभी 1 साल पहले तुम्हारी शादी हुई है और कुछ दिनों बाद ही तुम लोगों में झगड़े होने लगे, वो भी ऐसे कि पूरी चौल सुन सके। बोलो, क्यों होते थे तुम लोगों में झगड़े? साहब, मेरा मियाँ हमेशा मेरे से गुस्सा ही रहता था। किस बात का गुस्सा? मेरे बच्चों की वजह से। वो मुझसे निकाह करने में आनाकानी कर रहा था, तो मैं उससे निकाह के वक्त वादा की कि मैं मेरे 3 बच्चों को गाजियाबाद भेज दूंगी, पर मैं भेज ना पाई साहब। माँ हूँ, कैसे अपने बच्चों को अपने से दूर करती। इसी वजह से वो हमेशा मेरे से मचमच करता था। टूटी आंख निभाते थे मेरे बच्चों से, आंखों में चुपते थे। यही वजह थी झगड़े की। जोशी सर, इस मुख्तार का टाइम पूरा हो गया, उठवा लो इसे फैक्ट्री से। यस सर। सब सच बोल रहा हूँ, उस रात में मैं नाइट ड्यूटी पर फैक्ट्री में काम कर रहा था। जहाँ से बाथरूम जाने के बहाने तुम कई बार गायब हुए थे। असल में तुम उन तीनों को पसंद ही नहीं करते थे और इसलिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने उन्हें मार डाला, वो भी गला काट के, जिसमें तुम माहिर हो। मैं गायब नहीं हुआ था, उस दिन सचमुच मेरा पेट खराब था। सब ये मानता हूँ मैं कि उन तीनों को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने उनको नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ साहब। जोशी, सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। जोशी, छोड़ दो इसे। सर? जोशी, फिलहाल इसके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मिल सकता है, जिसके लिए इसे छोड़ना जरूरी है। नजर रखो इस पे, एक कांस्टेबल लगा दो इसके पीछे। यस सर। मुख्तार, वसीम, नाजिया और नूर, इन चारों पे शक के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है इस केस में लीड हमें इन्हीं के घर से मिलने वाली है। जोशी सर। यूसुफ, सुहेल और जाहिदा, इन तीनों के सामान की तलाशी लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री निकालो इनकी। सर, पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला है मुख्तार की बेटी नूर पहले से ऐसी नहीं थी सर, अभी कुछ दिनों से ही सहमे सहमे रहने लगी है और पड़ोसियों का मानना है कि उसके साथ शायद कुछ हुआ है। सब्र नहीं होता अफरीन, नहीं होता सब। मेरे बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकती। क्यों मेरे पास उन बच्चों के साथ किसी ने ऐसा किया? ए नूर उठ। अरे तेरे को कितनी बार बोला रे दिन में नहीं सोने का, मनुष्यत मत फैला घर में। चल उठ। ए सोतली उठ, उठ ना। नूर, ए नूर, नूर उठ, नूर। नूर, ए नूर आंखें खोल, नूर उठ। क्या किया तूने? ए नूर, नूर आंखें खोल। ये सब कैसे हुआ? सब वो नूर ने नींद की गोलियां खा ली थी, ये मिला उसके बगल से। अच्छा, नूर ने जब ये गोलियां खाई तुम घर ही पे थे? नहीं साहब, मैं घर पे नहीं था, पर जैसे ही आया ना तो वो गोलियां खा के सोई हुई थी। मैं उसको उठाया तो देखा मैं।
नूर ने ये आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? नहीं मालूम साहब। इन दिनों कुछ ऐसा था जिसकी वजह से नूर मायूस हो? मतलब कोई अफेयर, किसी से कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर? नहीं साहब, नूर मेरी बहन है। नाजिया की औलाद नहीं है जो ये सब काम करेगी। जबान संभाल के बात कर। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं जानती कि तेरा खानदान कितना पाक और साफ है। मेरे खानदान पे जाएगी तू? मेरे खानदान पे जाएगी? ये मासूम बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। सबको पता है कि तेरी बेटी क्या करती है, मुंह मारती फिरती है पूरे मोहल्ले में। पूरे खानदान के मुंह में गटर है, जब भी मुंह खोले का बास मारता है। ये जो तेरे बगल में बैठे हैं, इनके कारण से तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ रही है ना, वरना बता देता था तेरे को अभी। चुप! ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों की चौल नहीं। बैठो चुपचाप। नूर की हालत अब ठीक है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्पेक्टर, 1 मिनट आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर, डेफिनेटली ये सुसाइड अटेम्प्ट का केस है, लेकिन इस अटेम्प्ट की कोई बड़ी वजह है, क्योंकि नूर के बॉडी पे चोट और खरोच के काफी निशान हैं। आई एम श्योर इंस्पेक्टर, किसी ने उसे फिजिकल एब्यूज किया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। नूर, तुम्हें पता है कि आत्महत्या करना जुर्म है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। होने दो साहब, वैसे भी मरना ही है। क्यों मरना चाहती हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। डॉक्टर को बुलाओ। नूर की हालत को समझते हुए पुलिस ने उसके साथ सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि उसका विश्वास हासिल किया, और नूर ने भी पुलिस को अपना हमदर्द पाया और अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी उन्हें सुनाई कि कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस ने नूर की काउंसलिंग का इंतजाम किया ताकि वो इस हादसे से बाहर आ सके, और इस सच्चाई से मिले पहलुओं ने इस केस को और संगीन बना दिया। एक ही घर में 2 बड़े अपराध हुए थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई साजिश? क्या दोनों अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए थे? सर, एक ही घर के सदस्यों के साथ 4 दिन के अंदर 1 रेप और 3 कत्ल हुए हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि दोनों हादसे एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है। जोशी, जिस एरिया में नूर के साथ रेप हुआ था वहां छानबीन करो। यस सर। पॉसिबल है हमारे हाथ में कोई सबूत या कोई गवाह लगे। जैसे ये बलात्कारी हमारे हाथ आएंगे, कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तब तक मैं इस मुख्तार से दोबारा से पूछताछ करता हूं। देखो, अंदर चेक करो। क्या साहब? हाँ, कुछ नहीं है उसमें। मरे हुए बच्चों के सामान में क्या मिलेगा साहब आप लोगों को? अरे अरे क्यों गिरा रहे हैं सब? हाँ, बाहर निकालो सब। अल्लाह का कुछ तो खौफ करो। अरे बोलो ना तुम कुछ। क्या ये सब? पैसा? अल्लाह का खौफ तुम जैसे लोगों को होना चाहिए। तावड़े, ये नंबर चेक करो। जी हाँ मैडम, पिछले लगभग 15 दिन से कुछ लड़के एक लड़की के पीछे हाथ धोके पड़े थे। ध्यान से देखिए, ये है वो लड़की? हाँ मैडम, यही है वो लड़की। अच्छा, इसी एरिया के हैं तो तुम तो जानते होंगे। कौन है वो लड़के? सबको तो नहीं जानता मैडम, 1-2 को जानता हूँ। इधर ही पास वाली झोपड़पट्टी में रहते हैं। चेक करो इसमें। क्या मिलेगा उसमें साहब?
ये आपने दिया था अपनी बेटी को? नहीं सब पहचानते हैं आप लोग इसे? ये तो मेरा छोटा भाई है। मेरे को बात सुनाते ना तुम लोग। देखो कितने बेगैरत निकले ये लोग। साहब अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह करना चाहता था ये शाहिद खान। हाथ धो के पीछे पड़ गया था मेरी बच्ची के। इसी से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने इससे निकाह बनाया कि रिश्ता बदल जाएगा, चाचा बन जाएगा तो कुछ तो शर्म करेगा। लेकिन नहीं, ये बेगैरत सुधरा नहीं। इसी ने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया होगा। और मैं तो कहती हूँ इसी ने मारा है मेरी बच्ची को। क्या हुआ साहब? तलाशी लो। यस सर। साहब पर हुआ क्या है साहब? मुझे क्यों मार रहे हैं साहब? क्या क्या मैं? तेरी खुमारी उतारने के लिए। 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था और जब उसने तेरी बात नहीं मानी उसको मार डाला तूने। क्या बोल रहे हैं साहब? मैं क्यों मारूंगा जाहिदा को? साहब मैं तो दिल से चाहता था उसको। सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। सर ये मर्डर वेपन मिला है, इसके ऊपर खून के दाग भी है सर। बोल नहीं तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं काय को मारूंगा जायदा को साहब? क्योंकि तू जाहिदा से शादी करना चाहता था और नाजिया ने तेरे भाई मुख्तार से शादी करके तेरा प्लान चौपट कर दिया और बदला लेने के लिए तूने नाजिया के बच्चों का खून कर दिया। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो वो खून लगा चौपर तेरे घर में क्या कर रहा था? साहब मेरा धंधा है, वो तो रहेगा ना मेरे पास। मटन की दुकान है मेरी। वो जो खून लगा ना साहब उस पे वो इंसान का नहीं है, बकरे का है। धंधा दुकान पे होता ना, तो चौपर तेरे घर कैसे आया? कुर्बानी का बकरा काटने के लिए लेके आया था साहब। जाहिदा के बैग से हमें तेरी फोटो और कुछ गहने मिले, तूने दिए? कहाँ से आया उसके पास? हाँ साहब मैंने ही दिए थे साहब। उसकी क्लास छूटने के बाद हम लोग मिला करते थे। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि वो 18 के होते हैदराबाद भाग जाएंगे, वहाँ जाके निकाह करेंगे। देख सच क्या है झूठ क्या है वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा, मगर सोच ले, लेकिन उसके बाद तेरे पास अपनी सजा कम करवाने के लिए मौका नहीं होगा। सर साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तुम क्या? साहब हम लोगों ने किसी का रेप नहीं किया साहब। क्यों किया? क्यों किया? नहीं साहब, आपको कौन झूठ बोला साहब? झूठ बोला? झूठ बोला? सब हम सच बोल रहे साहब। सब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। लाइन में लगाओ सबको। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। क्या किया था मैंने ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? कर दी। रुको ऐसे। अल्लाह ने तुम्हें दोज़ख में जगह नहीं देगा। अल्लाह छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने?
हाँ साहब, हम लोगों ने उस लड़की का रेप किया था साहब, लेकिन साहब अपने मन से नहीं किया था साहब, किसी और के कहने पे किया था साहब। किसके कहने पे? क्यों किया? हाँ साहब, मैंने बोला था उन लोगों को रेप करने को साहब। साहब पर मैं सच कह रहा साहब, मैं नूर के भले के लिए बोला था साहब। साहब वो नाजिया नूर का निकाह एक बूढ़े इंसान के साथ कर रही थी साहब। तब मेरे को और कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था साहब। मैं सोचा कि नूर नापाक हो जाएगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा साहब। और घर वाले ये बात किसी को बताते नहीं, फिर मैं उसे शहर ले जाके उसका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से कर देता था साहब। साहब तू इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना वाहियत नहीं सोच सकता। अपनी सगी बहन का रेप करवाया तूने, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया उसे। साहब मैं तो सिर्फ एक रात का दर्द दिलवाया था उसको साहब, लेकिन अगर वो बूढ़े इंसान से उसकी शादी हो जाती थी ना साहब तो जिंदगी भर वो यही दर्द में जीती थी साहब। इतना मारो इसे कि ये मार ये जिंदगी भर तक ना भूले और इसे एहसास हो कि एक रात का दर्द क्या होता है। नूर के साथ हुए बलात्कार का सच इंसानियत को शर्मसार करने वाला था, जिससे साफ पता चलता था कि वसीम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसका जिम्मेदार मुख्तार भी था। उसने सिर्फ बाप होने के नाते अपने फैसले अपने बच्चों पर थोप दिए थे और उन्हें असुरक्षा की भावना के हवाले कर दिया, जिसने वसीम को जानवर बनाया और नूर को जिंदगी भर का दुख दे दिया। दूसरी तरफ शाहिद के चौपर पर लगा खून बकरे का ही साबित हुआ और यह सवाल फिर से जीरो से शुरू हुआ कि आखिर यह कत्ल किसने किए। संदिग्ध कई थे लेकिन सबूत एक भी नहीं था। सर, आपका शक सही निकला। उस रात ये तीनों मुख्तार के घर के आसपास ही थे। सब बता दो साहब, सब बता दो। जैसे नूर का रेप हम लोग ने वसीम के बोलने पे किया था, वैसे वसीम ने हम लोग को उन तीनों को मारने को बोला था साहब। वसीम ने हम लोग को उन तीनों का गला काटने के बदले उसके बहन के साथ मजे लेने के लिए बोला था साहब, और बोला ये सब एडवांस मान के चलो साहब। मैं क्या करता था सर, नफरत थी मुझे नाजिया के बच्चों से। घर में घुसने को महीने हो जाते थे साहब, सफारी देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इसके लिए मैं नूर का सौदा किया था उन लोगों से। उसके बाद मैं नाजिया को बिरयानी की दुकान पे देखा। मैं समझ गया कि ये बिरयानी का ऑर्डर देने आई है। उसका थोड़ा देर बाद नूर मेरे गैराज पर आई और बोली, भाईजान तू गैराज क्यों आई रे? बोल। मैं और नाजिया खाला के घर मेहंदी के लिए जा रहे हैं, तो आपके खाने का क्या करना है? भेजूं या काय को जा रही है तू? तेरे को मालूम है ना, मैं पूरी तरकीब लगा के उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तू उसके साथ में जाके रिश्तेदारी निभा रही है। कहीं नहीं जाएगी तू, घर पे बैठ शांति से। भाईजान अभी रिश्तेदार के घर मेहंदी है, तो जाने को ना कैसे बोलूं? उसके वो 3 पिल्ले भी जा रहे हैं या तू अकेली जा रही है उसके साथ में? नहीं, आने में सुबह हो जाएगी, इसलिए उन्हें घर पे छोड़ के जा रहे हैं। वो काम पे जाएंगे या वो भी रिश्तेदारी निभाने जाएंगे नाजिया के यहाँ? नहीं, अब वो नहीं जा रहे क्योंकि वो मुझे और नाजिया को छोड़ के फैक्ट्री चल रहा है। मैंने बातों में नूर से सब पता किया। मेरे को लगा ये अच्छा मौका है। मैं उन तीनों को फ़ोन किया और बोला कि आज बकरा काटने का, और खुद चाल के बाद बिरयानी आने का इंतज़ार किया। जब नीर उधर आकर बिरयानी छोड़ा तो मैं जाके उसमें बेहोशी की दवाई मिला दी और भागा उधर से। जब तू ये प्लानिंग कर रहा था तो अपना फोन गैरेज में छोड़ा था? हाँ साहब, मेरे को मालूम था आप लोग मेरा मोबाइल का लोकेशन निकलवाओगे। चौल से आने के बाद क्या हुआ? उधर से आने के बाद जैसा जैसा मैं तय किया वो तीनों वैसे ही किए। दरवाजे का कुंडी काटा, अंदर घुस के एक एक का गला काट के मार दिया उनको। साहब मैं खूनी नहीं है साहब,
सब सच कह रहे हैं, मेरी फितरत नहीं है सब ये सब। वो तो अपुन के घर में अपुन का हक मरता देख के खून खोलता था अपुन के साथ। अपनी बहन का रेप करवाते वक्त खून नहीं खोला था तेरा? तेरे सारे गंदे जुनून शांत करने के लिए तुझे तेरी सही जगह पे भेज रहे हैं हम, जहां पर तेरे को अपनी फितरत परखने का पूरा मौका मिलेगा। सब सब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक हर इंसान को, लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के दायरे को समझते हुए ही इस हक की सीमा को तय करे। वसीम दरअसल मानसिक रोगी था, क्योंकि अपनी बहन क्या किसी का भी बलात्कार करवाना एक बीमार मानसिकता की निशानी है। स्वार्थ के इस खेल में नूर बेकार में ही पिस गई थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद अब उसकी हालत में सुधार है। वसीम को नूर का बलात्कार करवाने की और यूसुफ, जाहिदा और सोहेल की हत्या करवाने की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और उन तीनों लड़कों को नूर का बलात्कार करने और तीनों बच्चों की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। रिश्ते जब निभाने की बजाय फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगते हैं, तब गुनाह के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और ये रास्ते सिर्फ काल कोठरी तक पहुंचाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।